हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट 4 का। जैसे कि हमारी यूनिट 4 चल रही है, तो आज हम यूनिट 4 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है आपका फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। जिस टॉपिक का नाम है आपका फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपका टेक्निकल राइटिंग, इसके हम इसमें फीचर्स पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपका यूनिट 1 का सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है। यूनिट 1 का सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, इसका कुछ हिस्सा हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम था टेक्निकल कम्युनिकेशन। आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा पार्ट उसका उन्होंने यूनिट 4 के अंदर भी दे दिया है, जिसका नाम दिया गया उन्होंने फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं एक क्विक रिव्यू आपको रिकैप दे देती हूँ कि असल में टेक्निकल राइटिंग क्या होता है। टेक्निकल राइटिंग पढ़ने से पहले एक क्विक रिव्यू में हम यहाँ पे देखते हैं, एक क्विक रिव्यू में हम आप देखते हैं कि टेक्निकल राइटिंग, क्वेश्चन ये आता है कि टेक्निकल राइटिंग आपका क्या होता है। तो ये जानने से पहले कि टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, हम ये जान लेते हैं कि वर्ड टेक्निकल का मतलब क्या होता है। टेक्निकल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू वर्क, यानी कि जिसके अंदर कुछ साइंस के फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिगर्स होती हैं, या कोई डेटा होता है विच इज़ साइंटिफिक इन नेचर। यानी कि किसी बात को कहने के लिए हम और आप कुछ विज्ञान के तथ्यों को इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, विच इज़ साइंटिफिक इन नेचर। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये होता है आपका टेक्निकल। अब बात आती है टेक्निकल से, टेक्निकल राइटिंग हम बाद में पढ़ेंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बात भी हम पहले से पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है सेंडर और एक होता है आपका रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन क्या होती है, शेयर होती है। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, उस चीज़ को हम और आप कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, उस चीज़ को हम और आप कम्युनिकेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि टेक्निकल वर्ड का मतलब क्या होता है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि जब सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई काम से रिलेटेड या कोई बात हम शेयर कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल बात, वर्क से रिलेटेड का मतलब क्या होता है, कोई प्रोफेशनल बात, यानी कि कामकाज से संबंधित विचारों का हम क्या कर रहे हैं, आदान और प्रदान यानी कि हम और आप आदान प्रदान कर रहे हैं बातों का। कौन सी बातों का, कुछ वर्क से रिलेटेड, यानी कि प्रोफेशनल टॉक्स का। अगर हम और आप प्रोफेशनल टॉक्स का आदान और प्रदान कर रहे हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, उस चीज़ को हम और आप टेक्निकल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज आता है कि मैम हमारा टॉपिक तो है फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, आप हमें टेक्निकल कम्युनिकेशन क्यों बता रहे हो। जैसे आप इंग्लिश में कोई वर्ड्स बनाना सीखना चाहते हैं, तो वर्ड बनाने से पहले आपको अल्फ़ाबेट जानना पड़ता है। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स आते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के आते हैं, तभी आप किसी वर्ड की फ्रेमिंग कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप टेक्निकल कम्युनिकेशन जानते हैं, तभी आप टॉपिक फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग पढ़ पाएंगे। अब हम टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन कैन बी डन इन 2 वेज। इट कैन बी डन ओरली और इट कैन बी डन बाय राइटिंग। यानी कि सेंडर को अगर रिसीवर को या रिसीवर को अगर सेंडर को आपस में विचारों का आदान प्रदान करना है, तो वो या तो बोल के अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, या तो फिर लिख कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर वो बोल के करते हैं तो उसको हम और आप क्या कहते हैं, ओरल टेक्निकल कम्युनिकेशन। और अगर वो लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटन टेक्निकल कम्युनिकेशन। इसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको कॉलेज में दिया था। ओरल टेक्निकल कम्युनिकेशन का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि अगर आपको कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, आप सेल्समैन के पास गए शॉप पे, आपने उससे पूछा, उसने आपको सजेशन दिया, तो आपने उससे लेके उसके सजेशन के बेसिस पर अपना मोबाइल परचेज़ कर लिया। और अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, तो मैनुअल आपके फिज़िक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का मैनुअल है, जिसमें जो भी आपका
एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर मेंशन्स होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं रिटन टेक्निकल कम्युनिकेशन का। अगर आप एक वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हैं तो आपको यूजुअली वॉशिंग मशीन सबको ऑपरेट करनी आती है। अगर कोई फीचर में आप अटक जाते हैं या आप स्टकअप हो जाते हैं तो आप अपना उसके साथ मिला हुआ एक मैनुअल जो होता है, एक बुकलेट जो होती है, उसे खोलते हैं, उसमें पढ़ते हैं और अपना प्रोसीड आगे उसकी प्रोसेसिंग जो भी वॉशिंग मशीन की है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओरल और रिटन टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो ओरल टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और रिटन टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। अब आप देखिए, यहाँ पर टेक्निकल वर्ड है, यहाँ पर रिटन वर्ड है। अगर मैं रिटन को राइटिंग कह दूँ तो क्या दिक्कत है? हम कोई भी चीज़ रिटन में दे रहे हैं, यानी कि हम कोई भी चीज़ राइटिंग में दे रहे हैं, तो दोनों एक ही बात होगी ऑलमोस्ट। कान को ऊपर से पकड़ लो, नीचे से पकड़ लो, बात आपकी सेम है। तो हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? टेक्निकल राइटिंग के फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि टेक्निकली जब हम कम्युनिकेट करते हैं लिख कर, यानी कि सेंडर और रिसीवर आपस में विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं, तो वो टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है, या आप टेक्निकल राइटिंग कहते हैं। तो हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको मैनुअल का एग्जाम्पल दिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि टेक्निकल राइटिंग के फीचर्स क्या होते हैं। आई होप सबको ये चीज़ एक क्विक रिव्यू में समझ में आ गई जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं टेक्निकल राइटिंग के। फिर एक बार बताती हूँ, राइटिंग कह लीजिए, रिटन कह लीजिए, टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन कह लीजिए, बात आपकी एक है। ठीक है, फीचर्स को हम और आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। और आगे इस टॉपिक के बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पहली लाइन इसमें क्या लिखी है? द पर्पस ऑफ टेक्निकल राइटिंग is to present the process, method and ideas in the suitable and understandable form for the target audience। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि टेक्निकल राइटिंग का मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है। पर्पस का मतलब क्या होता है? टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन का पर्पस यानी कि कारण क्या है। टेक्निकल राइटिंग का कोई भी चीज़ जब दो लोग आपस में एक दूसरे को लिख कर देते हैं तो क्यों देते हैं? या तो वो कोई प्रोसेस बताना चाहते हैं, प्रोसेस मतलब काम करने का तरीका बताना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। मेथड बताना चाहते हैं, मेथड मतलब क्या होता है? किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और उस तरीके को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। या मेरे दिमाग में कोई आइडिया है जो मैं अपने रिसीवर या सेंडर तक शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या होता है? अगर सेंडर जो है रिसीवर को कोई चीज़ भेज रहा है तो रिसीवर उसकी ऑडियंस हो गई, और रिसीवर अगर सेंडर को कोई चीज़ भेज रहा है तो सेंडर उसका ऑडियंस हो गया। अब बात आती है टारगेट का मतलब क्या होता है। टारगेट का मतलब होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है एकमात्र, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए बनी होती है। तो फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन का पहला पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस ये होता है कि कोई भी चीज़ जब सेंडर रिसीवर को या रिसीवर सेंडर को भेजता है, विच इज़ ऑलवेज टेक्निकल इन नेचर, विच इज़ रिलेटेड टू प्रोफेशनलिज्म, विच इज़ रिलेटेड टू वर्क। एग्जाम्पल, कोई प्रोसेस हो सकता है किसी काम को करने का, कोई मेथड हो सकता है या कोई आइडिया हो सकता है। किसको भेजना होता है? सूटेबल ऑडियंस को, यानी कि जिसके लिए वो चीज़ बनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टारगेट ऑडियंस का अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो ये हो सकता है कि मान लीजिए मुझे कोई चीज़ आपको बतानी है, या मैं आपको फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को ही प्रोफेशनल इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, तो आप मेरे टारगेट ऑडियंस है, यानी कि मेरा जो लक्ष्य है वो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, ना कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को। तो ये क्या होता है? आपका टारगेट ऑडियंस। तो अब वो क्या कह रहा है? इसीलिए सो द लैंग्वेज यूज्ड टू प्रेजेंट द कंटेंट शुड बी क्लियर, यानी कि जो सेंडर या रिसीवर आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस भाषा का, जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो बहुत मतलब ये सारे कंटेंट्स उसमें प्रूव आउट होने चाहिए। ठीक है, वही आपके फीचर्स ऑफ टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। सबसे पहला क्या कहता है कि जो भी टॉपिक, जो भी बात, जो भी आइडिया, मैसेज, प्रोसेस, मेथड, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू वर्क और विच इज साइंटिफिक इन नेचर और विच इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड फिगर, इट शुड बी वेरी मच क्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर? क्लियर वर्ड से क्लैरिटी है। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? साफ साफ। अब साफ साफ का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ऑडियंस को आप अपना डेटा, कोई मैसेज प्रस्तुत या भेज रहे हैं, यानी कि अगर सेंडर रिसीवर को कोई भी बात भेज रहा है, तो सबसे पहले इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट द राइटर और द सेंडर शुड अंडरस्टैंड इट वेल। यानी कि
फॉर एग्जाम्पल, ये पहली बात मैं बताती हूँ क्या कहना चाह रहा है कि अगर सेंडर रिसीवर को कोई बात भेज रहा है तो सबसे पहले सेंडर के माइंड में वो बात खुद क्लियर होनी चाहिए जो बात वो रिसीवर को भेज रहा है। यहाँ तक अगर अंडरस्टैंड इट वेल तक अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो ये क्या है, जैसे कि मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन या फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, तो अब ये मुझे टॉपिक क्लियर है तभी तो मैं एक अच्छी तरीके से क्लैरिटी है मेरे माइंड में इस टॉपिक को लेकर, तभी तो मैं आपको ये अच्छी तरीके से इस टॉपिक के बारे में बता पा रही हूँ। अगर मेरे दिमाग में ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो इज़ इट नेसेसरी कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँ? नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्या ये सही होगा? विल इट बी राइट ऑन माई पार्ट कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँ जो कि मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है? तो सबसे पहले वो आपका बात क्या कहता है कि अगर आप कोई भी रिटन टेक्निकल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले द टॉपिक शुड बी वेरी मच क्लियर, या कंटेंट जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं इनटू द सेंडर्स mind, and then it should be presented in the manner that offers क्लैरिटी टू द रीडर, और उसके बाद वो ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए कि रीडर यानी कि रिसीवर को वो चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट समटाइम इन स्पाइट ऑफ फुल प्रिपरेशन, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सेंडर को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, बट जो राइटर है, जो सेंडर है, वो सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी जिस वे में वो रीडर्स को समझाना चाहता है वो उस वे में अपना मैसेज पास आउट नहीं कर पाता। दिस इज़ जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कभी कभी कुछ फैकल्टीज़ या टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक्स पूरी तरह से क्लियर होता है, लेकिन वो क्या कर पाते हैं, वो खुद तो उस चीज़ को समझ लेते हैं लेकिन अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को अपना कंटेंट उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते जिस तरीके से उन्होंने वो कंटेंट कहीं से भी ग्रैस्प आउट किया होता है। जिस तरीके से उनके दिमाग में वो पढ़ाई वाली चीज़ क्लियर है उस तरीके से वो अपना क्लैरिटी जो होती है वो उसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को समझा नहीं पाते। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है, देखिए इस पर स्टार लगा हुआ है, दिस मीन्स ये क्लैरिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑडियंस पर्सपेक्टिव। ऑडियंस पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेंडर के पार्ट पर कि वो कोई भी डेटा ऑडियंस तक पहुंचाने से पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी कर ले और ऑडियंस के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी पहले से हासिल कर ले। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि वो ऑडियंस के बारे में पहले से ही जानकारी हासिल कर ले। दैट मीन्स ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, ऑडियंस का मेंटल लेवल क्या है, ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, या ऑडियंस उस चीज़ को कैसे समझ पाएंगे। जैसे कि इस चीज़ के लिए हम एग्जाम्पल, कोई भी टॉपिक अगर हम आपको पढ़ाते हैं या वही टॉपिक हम और आप IIT के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जिस तरीके से हम आपको पर्सपेक्टिव या जिस नज़रिए से हम उस टॉपिक को आपको पढ़ाते हैं, आप हमारे ऑडियंस हो, शायद वही टॉपिक IIT के स्टूडेंट्स को उस नज़रिए से पढ़ाया नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, मेन 3 पॉइंट्स अगर हम इसमें देखें तो क्या कहता है कि टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन का सबसे पहले पर्पस होता है कोई भी चीज़ जो कि साइंटिफिकली बेस्ड है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करना। उसके लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी सेंडर आपको मैसेज पास कर रहा है पहले वो सेल्फ में उस चीज़ को क्लियर हो कि जो चीज़ वो पास कर रहा है वो चीज़ उसको खुद पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद तो टॉपिक क्लियर है मगर वो उस लेवल तक पहुँचकर अपनी बात सामने वाले को नहीं पहुंचा पाता जिस लेवल तक उसको पहुंचानी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कोई भी टॉपिक को रीडर को बताने से पहले आपको रीडर के पर्सपेक्टिव यानी कि सुनने वाले ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी उस टॉपिक पर डीप स्टडी या एक गहरा अध्ययन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, देयरफॉर इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन शुड बी यूज्ड टू अचीव क्लैरिटी। इसलिए कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास, हमें एक प्रॉपर मेथड, सीधा सिंपल सरल मेथड इस्तेमाल करना चाहिए अपने विचारों के आदान और प्रदान को करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एक्यूरेसी। जो भी टॉपिक आप अपने रीडर तक पहुंचाने वाले हैं दैट शुड बी वेरी मच एक्यूरेट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स टू द पॉइंट, बिल्कुल सटीक, कोई भी झोल झाल जिसके अंदर कोई भी लूप होल आपके एंड पर ना हो। आप कौन, सेंडर, राइटर, जो ऑडियंस तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। इट इज़ अ की पैरामीटर। की पैरामीटर का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि दायरा। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, एक दायरा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दायरा होता है टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन का, या कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे होते हैं तो वो चीज़ आपकी एक्यूरेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़रा सा भी स्लाइट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे 19-20 का भी अगर फ़र्क हो जाता है तो जो मीनिंग आप अपना देना चाह रहे थे वो मीनिंग आपका लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया कि आपके कितने मार्क्स आए, आपने कहा 20 या 21 नंबर आए, तो अब क्या होता है 20 या 21 से क्या होगा, टोटल में 1 नंबर का फर्क आ जाएगा।
आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये स्लाइट वेरिएशन है, लेकिन उस टोटल के 1 नंबर के फ़र्क से हो सकता है कि आप किसी से आगे बढ़ जाएं, जीत जाएं, या आप 1 नंबर के गैप से कोई बंदा आपसे हार जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो है हमें एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल टू द पॉइंट सटीक जो भी हमारे आंकड़े होते हैं, फिगर्स होती हैं, फैक्ट्स होती हैं, वो कन्वे करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वाइल प्रेजेंटिंग फिगर्स ऑफ सेल, ये एक एग्जाम्पल है। अगर कोई सेल है, सेल मतलब कोई सामान आपने बेचा है, आपने अगर एग्जैक्टली वही डेटा या वही संख्या या अंक वहाँ पर नहीं रखे और मेटिकुलसली एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन आपने नहीं किया, तो क्या होगा, सेल्स का सर्वे करते समय आपके आंकड़ों का क्लब अप करने में, सम अप करने में कहीं ना कोई लूप होल रह जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेवर अंडर एस्टिमेट द ऑडियंस, कभी भी हमें अपने श्रोतागणों को, अपने दर्शकों को कम नहीं समझना या आंकना चाहिए। तो हमें जो भी मैसेज सेंडर या रिसीवर को दिया जा रहा है, दैट शुड बी वेरी मच एक्यूरेट, यानी कि टू द पॉइंट सटीक, एक अंक का भी झोलझाल उसके अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ठीक, कम बोलो लेकिन सही बोलो, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दो, ब्रेविटी करो, लेकिन कम से कम शब्दों में दो। करेक्ट, जो कहो वो बिल्कुल सही करो। अगर हम एक्यूरेट हैं, अगर हम सटीक हैं, तो दैट मीन्स हम अपनी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। अगर हम एक्यूरेट नहीं हैं, अगर हमारे आंकड़ों में प्रॉब्लम है, यानी कि हमने कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई, 1 नंबर का भी ऊपर नीचे होना हमारी इनकरेक्टनेस की ओर हमें अग्रसर या प्रेरित या अग्रसर मतलब उसकी ओर हमें डायरेक्ट करता है। इसीलिए जो भी हम इंफॉर्मेशन दें वो हम एक्यूरेट दें तो हम करेक्ट देंगे। नेक्स्ट थिंग क्या होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन दें वो हम इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दें। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम अपनी इंफॉर्मेशन को डाइवर्टेड या पास आउट करना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन देते समय वी शुड बी वेरी मच क्लियर इन टू आवर माइंड, और हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए दैट द इंफॉर्मेशन विच इज बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स और टू द रीडर्स और टू द ऑडियंस, इट शुड हैव अ प्रॉपर हेडिंग। वो ऐसे ऑर्गेनाइज हो इंफॉर्मेशन कि हम उसे पहले प्रॉपर हेडिंग दें और उसके बाद उसमें बीच में सब हेडिंग दें। अब बात आती है हेडिंग और सब हेडिंग क्या होती है। हेडिंग का मतलब होता है मेन हेडिंग, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है आपकी मेन हेडिंग और ये क्या है इसका पॉइंट, ये क्या है आपकी सब हेडिंग, ये क्या है आपकी सब हेडिंग, ये क्या है आपकी सब हेडिंग। नेक्स्ट क्या कहता है कि रीडर्स जो होते हैं उनका टाइम खोजने में डिटेल कि उनको क्या पढ़ना है उसमें वेस्ट ना हो। जैसे किसी को टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ना है, बाकी सब उसको पॉइंट आते हैं, बस उसको ये देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी, तो वो इधर उधर ना देखे, तुरंत एक्यूरेसी की हेडिंग देखेगा, आई शुड से सब हेडिंग देखेगा और उसके बारे में अपनी स्टडी आउट कर लेगा। एल्स उसको अगर ये पैराग्राफ में लिखा होता है तो उसको सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती, स्टडी करनी पड़ती। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, डिस्क्रिप्टिवनेस। अभी फोर्थ पॉइंट कहाँ से आया, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिवनेस का मतलब क्या होता है, द टर्म डज नॉट मीन द डिटेल और द लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट मीन्स टू कवर ईच एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड। अब डिस्क्रिप्टिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज़ के बारे में आपको विवरण देना है तो हम उसका डिटेल में दें, यानी कि इतना ज़्यादा लिखें कि पढ़ने वाले को उसमें बोरियत महसूस हो। इसका मतलब क्या है, आप कम लिखें लेकिन सब कुछ लिखें, कम लिखें मगर सब कुछ लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में कोई क्वेश्चन है, आपने उस चीज़ को डीपली 10 मार्क्स का प्रिपेयर किया मगर वो शायद 5 मार्क्स का आ गया, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड बाय द एग्जामिनर इज कि आप प्रॉपर हेडिंग दें, चाहे उस हेडिंग में सिर्फ एक लाइन लिखें, लेकिन उसके बारे में जो कुछ आप जानते हैं वो कम से कम शब्दों में उस चीज़ को वहाँ पर लिखें। दैट मीन्स यू शुड अवॉइड रिडेंडेंसी, यू शुड अवॉइड क्लीशेज, यानी कि आपको नंबर ऑफ सेंटेंसेस नहीं बढ़ाने हैं और नंबर ऑफ वर्डिंग्स को भी नहीं बढ़ाना है, जो भी लिखें वो पूर्ण लिखें। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज शुड नॉट बी ओवरली वर्डेड। ओवरली वर्डेड का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ या प्रयोग उसके अंदर मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट शुड बी थॉटफुली प्लेस्ड टू गिव पर्पस। अब जब आप जो दे रहे हैं, आप जो भी डेटा को वहाँ पर दे रहे हैं, जो भी स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं, उसका एक पर्पस होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन जो होता है अगर किसी चीज़ में कोई पर्पस नहीं होता तो कभी भी उस चीज़ को पढ़ना पसंद नहीं करता। थॉटफुली प्लेस, थॉटफुली मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ भी रख दिया, एक प्रॉपर सिंक्रनाइज्ड फॉर्म में स्टेप
स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में आप कह सकते हैं कि आपको सारी चीज़ें वहाँ पर देनी, डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। विच इज़ द राइटर्स ट्राइंग टू फॉर्म द रीडर्स माइंड, जो भी बात आप रीडर के दिमाग में, रीडर तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने कम्युनिकेशन की हेडिंग डाली और कम्युनिकेशन का प्रोसेस दे दिया, दैट इज़ नॉट राइट। उसको समझ में सामने वाले व्यक्ति को नहीं आएगा। तो समझ में कम आएगा जब आप सबसे पहले क्या देंगे, मीनिंग बताइए, डेफिनेशन बताइए, अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद टाइप्स बताइए, उसके बाद उसका प्रोसेस बताइए और उसके बाद उसके आगे के बैरियर्स वगैरह जो भी आप बताना चाहते हैं बताइए, बट एवरीथिंग शुड बी स्टेप बाय स्टेप। लास्ट पॉइंट आपका डिस्क्रिप्टिवनेस का क्या कहता है, इट शुड क्लियरली डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट और द कॉन्सेप्ट दैट द पर्सन has never observed the object can easily visualized to what the writer is describing। यानी कि जो भी व्यक्ति है, आप किसी चीज़ का कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अगर सामने वाले व्यक्ति ने उसके बारे में कभी भी पहले नहीं जाना है, उसको डिस्क्रिप्शन ऐसा दीजिए कि एक काल्पनिक तौर पर, यानी कि एक इमेजिनरी फिगर भी आपका डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि उसके दिमाग में बन जाए। ठीक है, जो भी डिस्क्राइब आप ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ अगर उसके सामने नहीं है तो आपको उसका एक वो दे दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को आपको बताना है कि मेरे हाथ में एक रेड कलर का पेन है या मेरे हाथ में एक ब्लू कलर का पेन है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर हाफ रिफिल फिल है और हाफ वो पेन खाली है, उसमें एक पॉइंट है। तो आपके दिमाग में अगर आप आंखें बंद करेंगे और सोचेंगे तो एक फिगर फ्रेम आउट हो रही है। तो क्या कहता है कि आपको डिस्क्रिप्शन ऐसा देना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को विजुलाइज कर सके, इतना क्लियरली डिस्क्राइब करे। विजुलाइज का मतलब क्या होता है, काल्पनिक दृष्टि या काल्पनिक चित्र अपने माइंड में बना सके अगर उसने कोई चीज़ नहीं देखी है तो। ठीक है, इसके साथ ही हमारा टॉपिक फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम होगा आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स। थैंक यू।